हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों 28 सितंबर का आज जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ ग्रुप डी का, उसका अभी क्वेश्चन करने वाले हम लोग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का पूछा गया था कि गुलाबी बॉल से किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने टेस्ट में सबसे पहला शतक लगाया था। तो किस भारतीय महिला खिलाड़ी है जिसने गुलाबी बॉल से टेस्ट में पहला शतक लगाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा स्मृति मंथना। ठीक है, स्मृति मंथना हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात कर ले कि मेंस में, तो पिंक बॉल से जो टेस्ट में विराट कोहली शतक जमाने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी थे। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ ईडन गार्डन में यह कारनामा किया था। ठीक है, तो अगर मेल कैटेगरी में पूछ देगा तो विराट कोहली, और अगर फीमेल कैटेगरी में पूछ देगा तो स्मृति मंथना। ठीक है, अगला है गेहूं की 480 प्रजातियां विकसित करने के लिए 2022 का पद्म भूषण अवार्ड से किसे नवाजा गया। यानी कि पद्म भूषण या पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है, पुरस्कार या फिर अवार्ड से किसे नवाजा गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा भारतवंशी मैक्सिकन वैज्ञानिक, यानी कि भारतवंश के जो मैक्सिकन में रह रहे थे, यानी कि अमेरिका में रह रहे थे। तो स्वर्गीय डॉक्टर संजय राजाराम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्गीय डॉक्टर संजय राजाराम। किस नियम के अनुसार अंगूठा चुंबक के बल को दर्शाता। देखिए, इस तरह से एक क्वेश्चन आया था, जो ये टूटा फूटा क्वेश्चन है, पूरी तरह से नहीं मिल पाया है। ये पूछा गया था कि किस नियम के अनुसार अंगूठा चुंबक के बल को दर्शाता है। यही क्वेश्चन था, तो ये हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो है अंगूठा जो है वो चुंबक के बल को दर्शाता है। ठीक है, चुंबक के बल को दर्शाता है। अगला है कि पोटेशियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया के द्वारा जो अवक्षेप बनता है, तो कौन सा अवक्षेप बनता है, ये पूछा गया था कि पोटेशियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को अगर हम लोग अभिक्रिया करवाएंगे तो इसका अवक्षेप बनता है। तो वो अवक्षेप क्या बनता है, तो ये बनता है क्या, बेरियम सल्फेट। आप लोग यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं कि जब हम लोग बेरियम क्लोराइड को पोटेशियम सल्फाइड के साथ जब हम लोग रिएक्शन करवाते तो बेरियम सल्फाइड बनता है, और यही अवक्षेप हो जाएगा। ठीक है, बेरियम सल्फेट। अगला है निम्न में से कौन ब्लड क्लॉटिंग कराता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दे रखा था, आरबीसी था, डब्ल्यूबीसी था, प्लेटलेट्स था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बालाजी का मंदिर। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, इसमें कुछ भी जगह का भी नाम दे रखा था, लेकिन क्वेश्चन यही था कि इसको पूछने का तात्पर्य यही था कि बालाजी का मंदिर किस भगवान को समर्पित है। ठीक है, तो बालाजी का जो मंदिर है भगवान विष्णु के अवतार भगवान वेंकटेश्वर या बालाजी को समर्पित है। ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि आप भगवान विष्णु को समर्पित है। तो आपको ऑप्शन में कौन सा दे रखा था, ये सब में से किसी एक का दिया होगा। ठीक है, अगला है कि बोनालू फेस्टिवल। देखिए, ये कई बार रिपीट कर चुका है ये सब चीज़। ठीक है, बोनालू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए, हमको नहीं लगता कि ये 4 बार से, ये कम से कम 4 या 5 बार ये क्वेश्चन इसी बार ग्रुप डी के एग्जाम में पूछ दिया है, ये बोनालू फेस्टिवल वाला। ठीक है, बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना का वार्षिक त्यौहार है। इसके अलावा आपको ऑप्शन में अगर तेलंगाना दिया तो ठीक है, ये हो जाएगा तेलंगाना। लेकिन अगर तेलंगाना नहीं होगा तो फिर इसको हैदराबाद में भी मनाया जाता है। सिकंदराबाद और तेलंगाना के अलावा सिकंदराबाद और तेलंगाना के अलावा और भी भारत कई हिस्सों में मनाया जाता है। तो आप लोग को ये सब में से कोई एक ऑप्शन में आपका दिया होगा। मेरे ख्याल से लगता है कि इसमें तेलंगाना ही दिया होगा। अगला क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा का, ये बैंकिंग यानी कि इकोनॉमिक्स से पूछा गया था आप लोगों का क्वेश्चन कि फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होगा। अगर हाल फिलहाल में बैंक का कोई एग्जाम होगा तो वहीं से उठा के पूछा होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है, तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंशियल एजेंसी लिमिटेड, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह से कि बुंदेलखंड और बघेलखंड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और उसको ऑप्शन में जो था ना, ये पठारी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, इस तरह से कुछ दिया हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो है ना, बुंदेलखंड और बघेलखंड उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जो एरिया है उसी के अंतर्गत में आता है। और ये कहाँ पे पड़ता है आपका, ये जो है, ये जो एरिया जो है ये पठारी क्षेत्र है। ठीक है, ये पठारी भाग में आ जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पठारी भाग।
औसत लागत से क्वेश्चन आया था कि औसत लागत कुछ करके दे रखा था, तो इसका पूछा था कि औसत लागत मतलब कुछ था इस तरह से, इसका तो इसका फॉर्मूला होता है औसत लागत का। औसत लागत बराबर होता है इकाइयों की कुल लागत डिवाइडेड बाय इकाइयों की संख्या। अगर आपको ये दे रखा होगा कि औसत लागत और ये फॉर्मूला दे रखा हो तो आपको ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन आया था औसत लागत से। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श किस अनुच्छेद के अंतर्गत ले सकता है? ये क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 143 के अंतर्गत यह राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। न्यूटन के अष्टक के नियम के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के मध्य कितने तत्व है? देखिए न्यूटन के जो अष्टक का नियम होता है ना, उस पर देखिए ये रॉक और कॉलम से तो बनाया नहीं था, ये सिर्फ एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में बना दिया था। और उसमें भी क्या कि उसमें भी अष्टक दे दिया था 8-8 का, ठीक है, 8-8 का रखा गया था। बोला था कि पहला का 8वां के साथ, दूसरा का 9वां के साथ, इस तरह से इसका गुण मिलते चलेगा। तो यही बताया गया कि पोटेशियम और कॉपर के बीच में जो कितने तत्व है। तो अगर आपका ऑप्शन में 6 होगा तो 6 लगाइए, 7 होगा तो 7 लगाइए, ठीक है। अब किस कंडीशन में लगाना है कि आपको 6 तब लगाना है जब कॉपर और निकेल को माफ़ कीजिएगा, जब ये माफ़ कीजिएगा, इसको थोड़ा सा मेरे दिमाग से निकल रहा है, निकेल और जो भी ये CO, तो इसके जब इसको हम लोग रखते हैं ना, जब इसको एक ही साथ में रखा गया है, अगर एक साथ में इसको काउंट करिएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसी को अगर अलग अलग काउंट के करना है इसको, तो इसको फिर साथ लेके चलना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वायु खेल नीति। देखिए, ठीक है, राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 के तहत, ठीक है, राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 के तहत किस खेल को नहीं जोड़ा गया? और इस पे जब एनालिसिस हो रहा था तो इसमें ना मैक्सिमम बच्चे ड्रोन को मार के आया, और ये गलत है। ड्रोन नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर ड्रोन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा साइकिलिंग, ठीक है, ये साइकिलिंग हो जाएगा। बैलून भी है, ड्रोन भी है, इसका आंसर हो जाएगा साइकिलिंग। साइकिलिंग को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा पढ़िए। यहाँ पे देखिए साइकिलिंग आपको कहीं पे भी नहीं लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे ड्रोन दे रखा है। यहाँ पे देखिए बैलूनिंग भी दे रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को ये दे रखा था, लेकिन आप लोग को साइकिलिंग उसमें नहीं दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि देखिए एक क्वेश्चन इस तरह से आया था, ये बताया गया बच्चे के द्वारा, लेकिन ये क्वेश्चन को पूरा नहीं मिल पाया है। कि बोला गया था कि भारत की अखंडता किस तरह से जुड़ी हुई है। ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं लगा कि ये क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन है, ये टूटा फूटा सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आया था, आप लोग को बताएगा। अगर जिसका भी एग्ज़ाम होगा तो आप लोग प्लीज़ बताएगा कमेंट में कि ये मतलब ये क्वेश्चन किस तरह से था, ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि अनुच्छेद, अब ये क्वेश्चन अनुच्छेद पूछा था या फिर पंचायतों की संरचना, ये किस तरह से पूछा था आप लोग ज़रूर बताइएगा। कि पूछा गया तो अनुच्छेद 243 का C, ठीक है, अनुच्छेद 243 का C किससे संबंधित है, इस तरह से क्वेश्चन आए थे। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया होगा कि पंचायतों की संरचना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आप लोग को ये बताना था। तो देखिए पंचायतों, तो आपको जो भी था, जैसा भी क्वेश्चन था, तो अनुच्छेद 243 का C जो है ना, पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट था कि किस pH मान का वैल्यू जो है ना उदासीन होता है। ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन तो मुझे इस बार का लगा कि सबसे इजी क्वेश्चन है इस शिफ्ट का, कि किस pH मान पे वैल्यू उदासीन हो जाता है। तो ये हो जाता है 7। pH मान अगर 7 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, ठीक है। दो गाइज यहाँ पे जो भी हमने बताया कि ऊपर में जो एक छोड़ के आ गए थे कोबाल्ट और निकेल होगा, ठीक है, इसका होगा कोबाल्ट। हम थोड़ा सा माइंड से मेरा उतर रहा था, ये हो जाएगा कोबाल्ट और ये हो जाएगा निकेल और कोबाल्ट को एक ही साथ उसने रखा है। मतलब अष्टक नियम के अनुसार इसको दोनों को एक ही साथ में रखा गया। अगर एक साथ में रखिएगा तो 6 हो जाएगा और अलग अलग कीजिएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। वो जो क्वेश्चन अभी हम आगे पढ़ें। उल्टी करने पर जठर रस का रंग कैसा दिखता है? देखिए जठर रस का जो रंग होता है ना, ये यहाँ पे तो दे रखा है कि हल्का हरा और पीला होता है, लेकिन एग्जैक्टली जठर रस का जो होता है ना वाइटिश होता है, मतलब थोड़ा सा कलर में। ये
जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा इस तरह से जाना चाहिए कि जब बच्चे, मतलब जो बच्चा होता है, इसको हम क्वेश्चन को थोड़ा समझा दे रहे, जो एकदम बच्चा, छोटा जो बच्चा होता है, जो वो माँ का दूध पीते हो तो उसका तो सफ़ेद होता है, ठीक है, उसका जो होता है कलर सफ़ेद होता है दूध का। लेकिन जब ये उल्टी करता है ना, जब ये उल्टी करता है तो इसका कलर थोड़ा सा पीला और हरा होता है, पीला होता है। तो ये जो होता है ना पीला कलर हो जाता है, ये किस कारण से होता है? तो यह कारण होता है कि जो पित्तरस होता है, पित्तरस यानी कि जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस जब आके मिलता है किससे? जठर रस से, क्योंकि वहीं आता है, ये जठर रस से मिलता है और उसके बाद जब जाता है ये बनता है, तब जाकर के हल्का हरा और पीला बनता है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन ये होना चाहिए, लेकिन अगर आपको एग्जाम में ये पूछा गया तो ये भी सही होगा, ठीक है। एक है जब प्रकाश वायु से जल में आती है, देखिए इसको, ये भी क्वेश्चन जो है ना इतना हम सिंपल करके लिख दिए, लेकिन वहाँ पे दे रखा था ना कि जल का दे रखा था, म्यू का मान दे रखा था जल का अपवर्तनांक का, फिर वायु का अपवर्तनांक कुछ दे रखा था। ये सब जो आप लोग को ना, ये सब आप लोग को बकवास, ये सब को आप लोग को भगाने के लिए दे रखा था, ये सब को वैल्यू कुछ भी नहीं। इसका सिंपलेस्ट ये क्वेश्चन मिले आपको आएगा कि जब प्रकाश वायु से जल में जाती है तो क्या होता है, ठीक है। तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्यों अभिलंब की ओर मुड़ता है? क्योंकि जब रेयर मीडियर से, जब डेंस मीडियम में आता है ना कोई प्रकाश, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाता है, ठीक है। एक आया था कि महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली इस तरह से नहीं था, हम पहले क्लियर कर दे रहे हैं कि क्वेश्चन इस तरह से नहीं था, ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही मतलब था। तो देख लीजिए महानदी का जो उद्गम स्थल है, महानदी का उद्गम स्थल रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिवाहा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है, ठीक है। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन इस तरह से नहीं था। आप लोग को जिसका भी एग्ज़ाम था प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका जो है सही जो क्वेश्चन था किस तरह से था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1966 से लेकर 1969 के बीच कौन सी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। देखिए तो इस बीच में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गया था, इस बीच में क्या था, योजना अवकाश चल रहा था, ठीक है, योजना अवकाश चल रहा था। ये पंचवर्षीय योजना का ही एक हिस्सा है, लेकिन क्या हुआ था ना कि जब तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हो गया था, ठीक है, तब योजना अवकाश चलाया गया था 3-3 साल की करके लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा योजना अवकाश होगा। ये इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, देखिए किस तरह से चलाया गया था। एक देखिए जो क्वेश्चन पूरी तरह से मुझे नहीं मिल पाया है वो सब क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गर्भवती महिलाओं के लिए ज़रूरी है। अब इसमें था कि अब देखिए गर्भवती महिलाओं के लिए क्या ज़रूरी है भाई, न्यूट्रिशन लेना है आपको अच्छे से डॉक्टर से बराबर चेकअप करवाना है, ये सब आपको डेली रूटीन में आपको शामिल करना है, ठीक है। लेकिन इनमें से के लिए क्या ज़रूरी है, अब इसमें से कौन सा पूछा था ये मुझे नहीं पता, या फिर यहाँ पे कौन सा ज़रूरी नहीं है ये भी क्वेश्चन पूछा होगा। तो आप लोग को अगर इसका था तो किसी का एग्ज़ाम था तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि इसका क्या था क्वेश्चन और इसका ऑप्शन क्या क्या था। एक न्यूरॉन का डायग्राम दे रखा था और एक न्यूरॉन का डायग्राम जो इस तरह से होता है न्यूरॉन का डायग्राम, और ये पूछ दिया था इस तरह से, और ये पूछा होगा आप लोग को कि कहीं से भी पूछ दिया होगा कि इसका इस पार्ट का इस पार्ट का इस पार्ट का या फिर इस पार्ट का या फिर इस पार्ट का नाम पूछा होगा। जो भी पूछा था आप लोग इसको देख लीजिएगा। एक था कि एड्रिनल हार्मोन, एक हार्मोन से क्वेश्चन फिर पूछा गया था, ठीक है। तो गाइस ये जो है ना आज हमको इतना क्वेश्चन मिला है। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।